वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाकी के पोर्शंस को जो कि रह गए थे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है पार्ट 1 तो प्लीज़ जाके चेक करें। सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि सारे फीमेल प्राइमेट्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से फीमेल प्राइमेट्स हो सकते हैं, लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये सब हो सकते हैं। ह्यूमन फीमेल वगैरह होगी। ठीक है, यानी ऐसी साइकिल जो कि सारी फीमेल प्राइमेट्स के अंदर मिलती है। सुनो, जब बेटा किसी भी फीमेल को फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी जब फर्स्ट टाइम बेटा जब पीरियड्स होंगे, उसको बोलते हैं मेनार्क। और ये चीज़ कब होगी? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नॉर्मल सी बात, जब आप 13-14 की एज पे आओगे तो जाके बेटा आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी। अब सुनो, ह्यूमन फीमेल्स की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन हर 28 से 29 दिन के बीच मतलब एक मंथ के बाद रिपीट होती रहती है। ठीक है, ये सबका वेरी कर सकता है। अब सुनो, लाइक एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये रही, और इसी से जब दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, यानी एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रिपीट हुई उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, इसको हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन सारी फीमेल्स के अंदर होगी। अब सुनो, हमारे पास होता क्या है मेंस्ट्रुएशन के अंदर, आखिर होती क्यों है? तो सुनो, हर बार हमारे अंदर एक ओवम रिलीज़ हो रहा होता है। कितने ओवम रिलीज़ होते हैं? एक ओवम रिलीज़ होगा ड्यूरिंग मिडल ऑफ द साइकिल। ये पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अब सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं? 4। मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल। ठीक है, थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ बेटा कैसे होगा। सबसे पहले सुनो, फर्स्ट 3 to 5 डेज़ हमारे पास मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी हमारे पास ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी ब्लीडिंग? क्योंकि बेटा मान लो ये फीमेल है, यहाँ पे मान लो ये ओवम रिलीज़ हुआ था। अब इस ओवम के लिए अगर स्पर्म आया ही नहीं तो क्या हम इस ओवम को अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे? नहीं, तो हमारे लिए तो एक वेस्ट हो गया ना। तो इस ओवम को बाहर निकाल के हम फेंक देंगे। इसके अलावा हमारे पास यूट्रस था। यूट्रस की एक लेयर थी, नाम था एंडोमेट्रियम। क्या नाम था? एंडोमेट्रियम। ये लेयर क्या थी? एक तरीके से जो बेबी था उसके लिए घर था। लाइक ये है ये फीमेल का सिस्टम है। ठीक है, ये ओवम था, फीमेल वो तो आया नहीं स्पर्म, तो ये भी बाहर आएगा। इसके अलावा यूट्रस की वॉल थी एंडोमेट्रियम। अब ये एक तरीके से घर था बच्चे का, लेकिन बेटा प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, तो एक तरीके से ये वाली वॉल भी बाहर आएगी। तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज में हमारे पास ये चीज़ें बेटा ब्रेक डाउन होके आती हैं थ्रू द वजाइना। फर्स्ट हमें क्लियर हुआ। सेकंड बेटा आप सुनो, ज़रूरी थोड़ी अगर इस बार तुम्हारे पास इस बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई तो हर बार आए, नहीं हो सकता है बेटा नेक्स्ट टाइम क्या आ जाए, तुम्हारे पास स्पर्म आ जाए। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी तो आपको आगे के लिए प्रिपेयर करके चलेगी ना, ताकि आगे प्रेगनेंसी हो सके। तो सुनो, सेकंड फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़। इसमें बेटा आप सारे के सारे फॉलिकल्स को ना डेवलप करवाओगे, नहीं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्रेफिन फॉलिकल, ये सब हम जानते हैं, ऊंचा नीचे से हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सुनो, हमारे पास जैसे ही फॉलिकुलर फेज़ आया तो बेटा बीच में मिडल ऑफ द साइकिल में हमारे पास क्या होगा? LH और FSH बहुत पीक पे चले जाते हैं, और जिनकी पीक पे जाने की वजह से ना ग्रेफिन फॉलिकल टूटेगा और वो रिलीज़ कर देता है ओवम। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो बेटा फर्स्ट फेज़ तो मेंस्ट्रुएशन, सेकंड फेज़ फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन भी बढ़ गए, यानी ओवरी के हार्मोन्स भी इंक्रीज़ हुए, साथ पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ? LH सर्ज आया और तुम्हारे पास ओवम बाहर रिलीज आउट हो गया थ्रू द ग्रेफिन फॉलिकल। तो ये वाला जो फेज़ होगा इसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज़। अब सुनो, अब हमारे पास 2 केस होते हैं। अगर बेटा हमारे पास ओवम तो बन गया, अगर स्पर्म आया तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। अगर ओवम अकेला रह गया, उसके पास स्पर्म नहीं आया, तो ये वेस्ट है। तो बेटा आगे जाके क्या होगी? दोबारा से ब्लीडिंग, यानी दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ओवम हमारा वेस्ट है, यानी जो एंडोमेट्रियम है वो भी सोच के बैठी थी मैं तो प्रिपेयर रहूँगी बेबी के लिए, बट वो भी वहाँ पे बेबी तो बना नहीं, तो एंडोमेट्रियम लेयर भी बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में यानी ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगी। तो कॉज हमें समझ में आया। तो हमारे पास 2 केस। अगर प्रेगनेंसी हुई तो बेटा 9 महीने के लिए सारे के सारे इवेंट रुक जाएंगे, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। और अगर तुम्हारे पास प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वापस से साइकिल आपके पास रिपीट होगी। तो सुनो, अब जो ग्रेफिन फॉलिकल था वो रप्चर करके उसने क्या निकाला? ओवम। अब मान लो तुम्हारे पास स्पर्म नहीं आया तो ये ओवम भी बाहर रिलीज़ होगा, हमें इतना पता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसके अलावा एंडोमेट्रियम तुम्हारी यहाँ पे टूट गई थी ना,
तो उस एंडोमेट्रियम को बनवाने के लिए दोबारा से कुछ सिस्टम तो बनाओ। तो बेटा जो ग्राफिन फॉलिकल है वापस से क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम ढेर सारा बेटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। देखो ये रहा प्रोजेस्टेरॉन, इसने जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया तो वापस से एंडोमेट्रियम लेयर आपकी बन जाएगी। और जैसे ही बेटा ये चीज़ें वापस से बनने लगेंगी तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी वापस से रिपीट होगी। तो ये 4 के 4 फेज थे। तो सुनो, हमारे पास फर्स्ट फेज आता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा बेटा इस टाइम 3 से 5 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो गई, टूट चुकी है। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स भी बाहर आएंगी और जो ओवम था अनफर्टिलाइज ओवम वो भी आपका बाहर आएगा। मेंस्ट्रुएशन तभी ही होगी अगर ओवम तुम्हारा फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब सुनो, अगर बेटा मेंस्ट्रुएशन नहीं आई इसका मतलब प्रेगनेंसी है। बट कभी कभी बेटा कुछ ऐसे केस होते हैं लाइक किसी की तबीयत सही नहीं है, उसको स्ट्रेस है, तो कभी कभी बेटा डिले हो जाते हैं, काफ़ी टाइम या 1-2 महीने का गैप भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है अगर किसी को पीरियड्स नहीं हो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो, नो। नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल बेटा चेंज होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफिन फॉलिकल। अब ये ग्राफिन फॉलिकल क्या करेगा, दोबारा से एंडोमेट्रियम की बनवाने की हेल्प करेगा, क्योंकि बेटा ग्राफिन फॉलिकल चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटियम ही वापस से बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके एंडोमेट्रियम को बनवाएगा। तो सुनो, ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं लाइक LH बढ़ गया, FSH बढ़ गया, सॉरी ये सारे जो चेंजेस हैं वो क्यों होते हैं हमारे अंदर, तो बेटा LH और FSH जब इंक्रीज़ हो जाते हैं ना हमारे अंदर तो अचानक से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तुम्हारा एस्ट्रोजन भी इंक्रीज़ हो गया तो बेटा LH और FSH मैंने कहा था ना पीक पे आ जाते हैं, और जिनके पीक पे आने से क्या होगा, ओवम आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही LH और FSH इंक्रीज़ हुए, LH सर्ज हुआ जिसकी वजह से रप्चर हुआ क्या, ग्राफिन फॉलिकल, क्या रिलीज़ किया उसने, ओवम। इसको क्या बोला था मैंने, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हमारे पास क्या है, जो ग्राफिन फॉलिकल था अब वापस से वो क्या बनवाएगा, एंडोमेट्रियम, यानी ग्राफिन फॉलिकल फर्दर चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ये क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज होने से क्या बनेगी वापस से एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, ताकि दोबारा से क्या हो सके तुम्हारे पास नेक्स्ट, ज़रूरी थोड़ी इस बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो नेक्स्ट टाइम भी होगी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, तो हमें वापस से क्या बनाना पड़ेगा, बच्चे के लिए बेटा हमें घर तो बनाना पड़ेगा, यानी यूट्रस की वॉल को हमें दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है, ताकि इम्प्लांटेशन वापस से हो पाए और बाकी के जितने भी जो इवेंट है प्रेगनेंसी के वो सारे हो पाए। अब सुनो, अभी मैंने कहा अगर बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो सारे के सारे इवेंट क्या हो जाएंगे, आपके अपने आप स्टॉप हो जाएंगे, यही तो मैंने कहा था। तो वहाँ पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम फिर दोबारा से क्या बनाएगा, एंडोमेट्रियम, और वापस से साइकिल आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जैसे ही बन जाएगा वापस से नई एक साइकिल बनेगी। लास्ट क्या आता है, मेनोपॉज। अब यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा जब पॉज लग जाएगा ना 50 ईयर्स पे आके बेटा हमारे अंदर से ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ये याद रखना। अब सुनो, अब आता है फर्टिलाइजेशन। अब बेटा कोइटस के टाइम पे ना, कॉपुलेशन के टाइम पे जो सीमन है वो रिलीज होगा थ्रू द पेनिस। कहाँ एंट्री लेगा बेटा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर थ्रू द वजाइना। ठीक है, कहाँ पे पहुँचता है बेटा, एक जंक्शन पे जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। क्योंकि याद करो सबसे पहले ओवम को किसने कलेक्ट किया था, इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम ने किसको दिया था, एम्पुला। फिर एम्पुला के बाद किस पे गया था, इस्थमस। तो बेटा याद रखना हमारा जो ओवम था ना वो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे रुक जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब जो तुम्हारे पास जो स्पर्म है वो वजाइना से एंट्री लेगा, फिर सर्विक्स में आएगा, फिर यूट्रस में जाएगा। अब यूट्रस के पास यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या थी, एक तरीके से देखो ये यूट्रस है, ये यहाँ पे वजाइना से आया, फिर ये सर्विक्स हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये यूट्रस यूट्रस यूट्रस, ये कौन सा यहाँ पे ओवम बैठा है, कौन से जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। यहीं पे क्या आएगा, स्पर्म आएगा। तो बेटा फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा जंक्शन है इस्थमस एम्पुलस का, एम्पुला का, जहाँ पे वो रिलीज होगा और वहीं पे स्पर्म आएगा, तो फर्टिलाइजेशन आपका हो जाएगा। अब सुनो, फर्टिलाइजेशन तभी ही हो पाएगा अगर यहाँ से वो एक ही टाइम पे निकल रहा हो और यहाँ से भी स्पर्म साथ में आ रहे हो, तो आगे जाके बनेगा जाइगोट। और बेटा कहाँ पे आने चाहिए, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बेटा इसीलिए ज़रूरी, इसलिए कहते हैं कि जो सारे जो कॉपुलेशन है ना, ज़रूरी नहीं वो आगे जाके क्या बनाए, प्रेगनेंसी एक रिजल्ट प्रेगनेंसी के रूप में दिखे, नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले स्पर्म रिलीज़ हो गया हो या पहले ओवम रिलीज़ हो गया हो।
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक, नेक्स्ट सुनो, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता क्या है। देखो ये हमारा ओवम है, काफ़ी सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, अब बेटा स्पर्म के पास ना, ये स्पर्म है, इसके ऊपर एक टोपी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम बेटा कुछ ना कुछ सीक्रेशन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो एंट्री ले पाता है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब बाहर एक क्या बैठी है, ज़ोना पेलुसिडा लेयर, यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ज़ोना पेलुसिडा को आपको एक तरीके से इसके अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। तो कैसे लेता है, थ्रू द एक्रोजोम। एक्रोजोम कुछ ना कुछ सीक्रेशन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ये अंदर जा पाएगा। अब जैसे ही अगर एक स्पर्म अंदर चला गया तो बाकी के स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करवा देगा। ठीक है, तो सुनो, स्पर्म जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा ज़ोना पेलुसिडा के, तो वो चेंजेस कर देगा बेटा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से वो खुद ही एंट्री ले पाएगा, बाकियों का एंट्री नहीं लेने देगा, ताकि एक ही स्पर्म दूसरे ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, बाकी के ना करें। ठीक है, अब सुनो, तो सीक्रेशन किसका हुआ, एक्रोजोम का, साइटोप्लाज्म के अंदर गया। ठीक है, इसी की वजह से हो पाया, तो एक्रोजोम ने बेटा यहाँ पे हेल्प की। इसके अलावा अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा। कैसे बनेगा, ये एक अनइक्वल डिवीज़न करता है, जिसकी वजह से एक पोलर बॉडी रिलीज होती है और एक हैप्लॉइड ओवम। अब ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना देंगे आगे जाके, जाइगोट। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन बेटा क्या हुआ, कंप्लीट। अब सुनो, हमारे पास जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, हम सब जानते हैं जो मेल है उसके पास 2 क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। बट फीमेल की बात करें, उनके पास दोनों पे क्या है, एक्स, यानी उसके पास 50% पोर्शन पे भी क्या होगा, एक्स होगा, बाकी 50% पे क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन अगर मेल की बात करें तो उनके पास वो क्या है बेटा, हेट्रोगैमेट, यानी अगर यहाँ से एक्स आया और यहाँ से एक्स आया तो क्या बनेगा, फीमेल, क्या बनेगी, फीमेल। यहाँ से वाई आया और यहाँ से वापस से क्या आएगा, सेम ही आएगा एक्स, तो वापस से क्या बनेगा, यहाँ पे मेल बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा फीमेल जिम्मेदार नहीं होती है, कौन होगा मेन, यहाँ पे मेल ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, हेट्रोगैमेट, वो डिफरेंट है, डिफरेंट गैमेट्स है उसके पास। अब सुनो इम्प्लांटेशन, अब हमारे पास माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगी, किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। वो अब किसके पास जाना चाहेगा, यूट्रस में। ठीक है, तो जाइगोट पहले पास करेगा इस्थमस से। ठीक है, कहाँ जाएगा, एंट्री मारेगा, यूट्रस में। तो बेटा जब माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो गई ना, उसको बोलते हैं क्लीवेज, यानी कि जब जाइगोट डिवीज़न करने स्टार्ट करेगा उसको बोलेंगे क्लीवेज। कहाँ पे गया बेटा, यूट्रस के अंदर। अब जाइगोट हमेशा 2n थोड़ी ना रहेगा डिप्लॉयड, वो आगे जाके 2, 4, 8, 16 सेल बनाएगा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास होने क्या है, देखो यहाँ पे हमारा एक तरीके से ओवम था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये देखो 2 सेल, 4 सेल, ये 8 to 16 सेल। अब ये मोरुला सुनो, ये क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से जब 8 से लेके 16 तक की जब सेल्स होती है ना जाइगोट में, उसको बोलते हैं मोर्यूला। क्या बोलेंगे, मोर्यूला। और ब्लास्टोमियर क्या था, 2, 4, 8, 16, चारों को बोल देंगे तो ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब ये बेटा मोर्यूला जो है ये यहाँ पे पहुँच गया, ये हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 सेल, 4 सेल, फिर यहाँ पे 8 to लेके 16। अब ये मोर्यूला फर्दर डिवीज़न करेगा, बहुत सारे डिवीज़न, फिर बेटा ये क्या करेगा, एक थैली के अंदर बन जाएगा, यानी एक ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। अंदर कौन बैठा है, वही मोर्यूला, यानी ब्लास्टोमियर बैठा है। बाहर क्या बना दी उसने, सिस्ट। अब ये जो सिस्ट बनाई ना, ये बेटा क्या करेगा, ये यूट्रस से चिपकने की कोशिश करेगा। तो बेटा जाके हमारे पास क्या होगा, इम्प्लांटेशन, यानी देखो ये ब्लास्टोसिस्ट इसके यूट्रस के अंदर जाके बेटा चिपक गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें बनने वाली हैं। सुनो, अब एम्ब्रियो जो 8 से लेके 16 की जो सेल्स होती है उसे बोलते हैं मोर्यूला। ये वापस से डिवाइड करेगा और कन्वर्ट करेगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। यानी ये देखो ये ब्लास्टोसिस्ट इसने कवरिंग बना ली, एक सिस्ट कैविटी, इसके अंदर खुद कौन बैठा है, मोर्यूला। ठीक है, अब इसके पास 2 सेल हैं, यानी ये है ना ब्लास्टोसिस्ट, इसकी जो बाहर की लेयर उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये रही ट्रोफोब्लास्ट। अंदर की जो मटेरियल बचा उसको बोलते हैं इनर सेल मास। यानी हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की लेयर का नाम होगा ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली का नाम होगा इनर सेल मास। अब ये ट्रोफोब्लास्ट ही बेटा हमारा काम करवाएगा, यानी ये देखो ये यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट है एक तरीके से,
इसकी बाहर की लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट बेटा यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से जाके जुड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। अब एक बात बता दो, क्या बच्चा ही कोशिश करेगा, नहीं। अब बेटा मम्मी भी एक तरीके से, यानी यूट्रस का जो टिश्यू है और मैटरनल ब्लड है वो भी इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इस तरीके से बेटा इम्प्लांटेशन हमारे पास हो पाएगा, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो गया, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगी। इनर सेल में आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब सुनो प्रेगनेंसी में क्या क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले जैसे इम्प्लांटेशन हुआ उसके बाद जो हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट था ना, जो यूट्रस से ऐसे चिपका था, ठीक है। अब इस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आने लगती है। क्या आ गई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको नाम देते क्रियोनिक फ्लाई। इसके आसपास क्या भरा हुआ था, यूट्रस का टिश्यू और मैटरनल ब्लड, अभी जो मैंने समझाया था। इन दोनों शख्स को मिला के कहते हैं, यानी क्रियोनिक फ्लाई बच्चे की और यूट्रस टिश्यू को मिला के कहेंगे प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शन यूनिट है बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा की बेटा फंक्शंस होते हैं, ये बेटा सप्लाई करेगा ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, अब अच्छी चीज़ों की भी कर दी तो बेटा बॉडी से कुछ ना कुछ वेस्ट भी रिलीज हो रहा होगा बच्चे के अंदर, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल को भी बेटा बाहर हम निकलवा देंगे प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इतनी चीज़ हमें समझ में आई, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो बच्चे से किसके थ्रू जुड़ा है, तो वो भी तो एक जरिया होगा किसी न किसी चीज़ के थ्रू, उसको कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड, हिंदी में सुना होगा नाल। तो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू बेटा बेबी हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो ही प्लेसेंटा उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। अब सुनो, प्लेसेंटा इसके अलावा कुछ ना कुछ टिश्यू एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है, हार्मोन्स रिलीज करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। अब सुनो, HCG, HPL और रिलैक्सिन तभी ही रिलीज़ होंगे अगर बेटा फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो अभी भी रिलीज़ हुए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये तीन के तीन हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज आउट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो HCG कौन से, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPL की ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास जैसे ही बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ये सारे हार्मोन्स की जो बेटा लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी रिलीज़ होते रहते हैं ताकि बच्चे की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा सुनो, अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, अब जो बची थी इनर सेल मास ना, देखो ट्रोफोब्लास्ट तो बाहर की लेयर थी जो किसे चिपक गई, यूट्रस से, अंदर क्या बचा था, इनर सेल मास। अब ये तीन सेल बनाता है, आउटर सेल, आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर को बोलेंगे एक्टोडर्म, इनर को बोलेंगे एंडोडर्म, और बीच की लेयर होगी मीजोडर्म। ये तीनों की तीनों लेयर जाके आगे बेटा आपके अंदर टिश्यू ऑर्गन वगैरह बनाएगी, ठीक है। इनर सेल मास के पास बेटा स्टेम सेल होती है, हम सब ने पता है, जो स्टेम सेल होती है उसके पास बेटा कैपेबिलिटी है, वो हर तरीके के टिश्यू ऑर्गन को बना सकता है। इसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट किस किस तरीके से होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सुनो, जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा बच्चे का सबसे पहले हार्ट बनेगा। इसको बेटा हम कैसे पता कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप को यूज़ करो, बच्चे की हार्ट बीट आप लोग सुन सकते हैं। जैसे ही 2nd मंथ कंप्लीट हुआ उसके बेटा हाथ पैर, लिम्स, डिजिट्स वगैरह बन जाएंगे। 3rd मंथ में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, हार्ट तो बन गया, किडनी, लिवर, ये सब बनेंगे। उसके अलावा आपके पास मेल फीमेल यानी जेंडर भी डिटरमाइन हो जाएंगे कि वो मेल है बच्चा या फिर फीमेल है, ठीक है। 5th मंथ में क्या होगा, पहली बार बेटा बच्चा मूव करेगा, ठीक है, पहली बार बच्चे के सिर पे बाल आने लग जाएंगे। 6th मंथ में क्या होगा, हमारे पास पूरी बॉडी के ऊपर बेटा बाल आ जाएंगे, बच्चा गोरिल्ला बन जाएगा, ठीक है। तो 6th मंथ में उसकी पूरी बॉडी पे क्या आ गए, तुम्हारे पास हेयर की ग्रोथ हो गई। इसके अलावा बेटा हमारी पलकों पे, आईलिड्स पे क्या आ गए, फाइन हेयर्स की ग्रोथ होने लगी, ठीक है। ये आईलिड्स क्या हो गई, सेपरेट, अलग अलग होने लगी। जैसे ही 8th मंथ आया तो बेटा मेल के अंदर मैंने कहा था टेस्टिस होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनेगा। अब इसके ऊपर एक कवरिंग आई जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो इस केस में 8th मंथ में मेल के केस में बेटा डिफरेंस होता है, मेल के अंदर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस बैठ जाते हैं। 9th मंथ में बेटा बच्चा पूरा रेडी है। लास्ट पोर्शन है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। अब बेटा जैसे ही 9 मंथ्स का जो पीरियड कंप्लीट हुआ अब आएगी पार्चुरेशन, यानी बच्चे की अब बेटा हम क्या करवाएंगे, डिलीवरी। ये हम जानते हैं गेस्टेशन पीरियड क्या होगा, 9 मंथ्स का। अब हमारे पास होगा कैसे पार्चुरेशन, तो बेटा
यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी पेन होगा, तभी जाके आगे जाके क्या हो पाएगी, डिलीवरी हो पाएगी। अब ये करेगा कैसे, कैसे होता है, तो बेटा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू होगा। यहाँ पे खुद बेटा फीटस अपने आप बेटा मेहनत करता है बाहर आने के लिए, यानी फीटस इजेक्शन बाहर आने के लिए बेटा खुद रिफ्लेक्स कर रहा है, इसको बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी फीटस खुद यूट्रस की वॉल पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जिससे वो बाहर आ सके। ठीक है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा इसकी वजह से बेटा काफ़ी सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। जितना ऑक्सीटोसिन मम्मा के अंदर रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा बेटा फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी और जिसकी वजह से बेटा बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास, किसके थ्रू आएगा, बर्थ कैनाल के थ्रू आता है। बर्थ कैनाल क्या होती है, वजाइना प्लस सर्विक्स, इसके थ्रू बेटा बेबी बाहर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टेशन, लास्ट पोर्शन। बेटा मैमरी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, ये बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देती हैं ताकि क्या बना सकें, मिल्क बना सकें, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, ताकि हम न्यू बॉर्न बेबी को बेटा अच्छे से फीड करा सकें। अब कोलोस्ट्रॉम क्या होता है, जो बेटा फर्स्ट 1 to 3 डेज़ या 3 to 5 डेज़ जो मिल्क रिलीज़ होता है ना मम्मा के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिसको बेटा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग में मम्मा का ही मिल्क फीड करना चाहिए। ठीक है, तो कोलोस्ट्रॉम क्या हो गया, जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो मिल्क निकलता है उसको कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि येलो कलर का होगा। ठीक है, इसके पास बेटा काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, एंटीबॉडीज़, जिसकी वजह से बेटा बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है और उसको कोई बीमारी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जिसको भी पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसके पहले के भी पार्ट्स प्लीज़ आप देख